सॉलिड की जो पहला इसकी प्रॉपर्टी थी, जो इसका अरेंजमेंट देखना था हमें, पार्टिकल अरेंजमेंट, वो सारी चीज़ें समझ आई। इसके बाद हम देखते हैं क्या, लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो इसके पार्टिकल होते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं इन कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो जो इसके जो सारे पार्टिकल हैं जो दूर दूर होंगे, तो इसके अंदर लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, लिक्विड के अंदर लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के अंदर लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या होगा, कुछ कम होगा। और इनके अंदर डिस्टेंस क्या दिख रही है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। जो ये मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, और ऐसे ही हम गैस के अंदर देखेंगे। ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, जब इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा दूरी पे होंगे तो इनके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इस चीज़ से क्या बात समझ आती है हमें, कि जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, तो डिस्टेंस, पार्टिकल डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्सिबल हैं, उल्टे हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या, यहाँ से समझ आया इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है। इसके बाद एक पॉइंट आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का हिंदी होता है संपीड्यता, अर्थात जब हम दबाते हैं किसी भी सॉलिड को, प्रेस करेंगे, अब सपोज करो आपके पास आइस क्यूब है, अगर आइस क्यूब को जब हम प्रेस करेंगे चारों तरफ से फोर्स लगा के, तो आइस क्यूब के अंदर कुछ डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत भी वो दबेगी, नहीं दबेगी। तो इससे क्या चीज़ समझ आती है कि सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, अर्थात सॉलिड को हम दबा के उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। इसी कंपैरिजन में लिक्विड पे आते हैं। अब लिक्विड में हम वाटर को ले लेते हैं। वाटर को किसी भी बर्तन में या फिर किसी बलून के अंदर भरने के बाद जब हम दबाते हैं तो वो भी क्या है, इतना नहीं दबता, वो बलून फट जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से दबा नहीं सकते हम लिक्विड को। ठीक है, इसके बाद आती है गैस। अब गैस का हम समझते हैं, किसी भी चीज़ की जो भी गैस है, गैस को जब हम प्रेशराइज करते हैं किसी कंटेनर में रखने के बाद, गैस को जब हम प्रेशराइज करेंगे तो उसके सारे पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, अर्थात जो गैस है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। इन तीनों के अंदर क्या चीज़ समझ आई हमें, कि लिक्विड, सॉलिड और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल हमारी क्या है, गैस है। अब ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ, कंप्रेसिबिलिटी। और तीसरा पॉइंट है एक्सपेंशन ऑन हीट। जब हम किसी भी सॉलिड को गर्म करेंगे तो उसके जो पार्टिकल हैं बहुत बहुत पास में होते हैं, गर्म करने के बाद उसके पार्टिकल कितने दूर जा रहे हैं, इसका मीनिंग है ये, गर्म करने के बाद उसके पार्टिकल दूर होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है लिक्विड। जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे दूरी पे एक्सपेंड हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और गैस के अंदर भी ये पॉइंट बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है डेंसिटी की। एक पॉइंट होता है डेंसिटी। जब सॉलिड के पार्टिकल हमारे बहुत पास में हैं तो सबसे ज़्यादा डेंस क्या हुआ, सॉलिड हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पे
लिक्विड आता है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा गैस। तो डेंसिटी से समझ आया कि कौन सी चीज़ ज़्यादा डेंस है, कौन सॉलिड जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है और गैस के अंदर डेंसिटी सबसे कम होती है। अब एक ये हमारा पॉइंट है, टर्म इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये पॉइंट मिस हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की स्टेट को बदलने में कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लिक्विड और यहाँ पे लिख लेते हैं हम गैस, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है मैटर की जो फिजिकल स्टेट में होती हैं, ठीक है। अब सॉलिड मान लिया हमने, एक आइस क्यूब है हमारे पास, जब हम इसको हीट देना शुरू करेंगे, इसको गर्म करना शुरू करेंगे, आइस क्यूब को किसी भी आइस क्यूब को जब हम हीट देना शुरू करेंगे तो इसकी कौन सी पार्ट उसमें चेंज हो जाएगी स्टेट में। जब हम गर्म करेंगे, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किस में चेंज हो जाती है, ये लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। अर्थात इसके पार्टिकल जो हैं वो एक्सपेंड हो गए। अब इस लिक्विड को भी हम और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये किस स्टेट में चेंज हो गया, ये गैस स्टेट में चला गया, ठीक है। अब गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो ये किस स्टेट में आ जाता है, फिर से लिक्विड में आ जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा, ये पूरा सर्कल होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस। और इसके अंदर जो टर्म हमारी यूज़ हो रही हैं वो कौन कौन सी टर्म हो रही हैं। सबसे पहली जो टर्म थी हमारी वो थी फ्रीजिंग। कोई भी चीज़ फ्रीज होती है वो किस टेम्परेचर पे होती है, 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। द पॉइंट, इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम, इतनी चीज़ें यहाँ तक की क्लियर हो गई। इसके बाद हम फ्रीजिंग की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है, the point in which any liquid can change into solid। कोई भी लिक्विड हमारा सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और इस पूरे फेनोमिना को या इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा बॉइलिंग। जब हमारे पास कोई भी लिक्विड होता है, जब हम उस लिक्विड को हीट करना शुरू करते हैं तो कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे वो लिक्विड हमारा वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वह पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो लिक्विड हमारा वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक। सब्लिमेशन का अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी थी, अभी तक हमने देखा था कि कोई भी सॉलिड
पहले किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, उसके बाद चेंज हो रहा है गैस में। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो हमारे सीधे वेपर में चेंज हो जाते हैं, वो लिक्विड में ना मेल्ट होके वेपर में चेंज हो जाते हैं। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, उर्दूपातन बोलते हैं। जैसे कि हमारा NH4Cl हुआ, इसको जब हम हीट देंगे तो ये सीधा हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, सीधा वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के हमारे सारे पॉइंट लगभग डिस्कस हो गए। लास्ट पॉइंट हमारा बचता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन चेंज इन स्टेट। किसी भी मैटर की जब स्टेट चेंज होती है, अब इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर किसी भी मैटर की स्टेट चेंज होगी उस पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सपोज करो, अगर हम किसी भी सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में हम आइस क्यूब की ही बात करेंगे, अगर हम उसको हीट देते हैं तो वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। अब और ज़्यादा हीट इंक्रीज करते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। इससे हमें क्या समझ आया कि सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके जो पार्टिकल हैं, जब ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो पार्टिकल साइज क्या होगा, पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी किसके अंदर, सॉलिड को, जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ सॉलिड के अंदर, उसके जो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ हमें समझ आ गई, क्या, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हमारी कम हो गई और वो डिस्टेंस हमारी बढ़ गई, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या था, कम हो गया इसका। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रेशर का। अब हम किसी भी सॉलिड को अगर प्रेशराइज करते हैं तो सॉलिड के अंदर प्रेशराइज करने में क्या होता है, सॉलिड को प्रेशराइज करेंगे तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, पार्टिकल साइज पास होते हैं, इसलिए उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और लिक्विड पे भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट किस पे पड़ता है, गैस पे पड़ता है। क्यों, गैस के जो हम किसी भी चीज़ को, अब मान लिया किसी कंटेनर में अगर हमने गैस फिल कर रखी है, अगर हम उसको प्रेशराइज करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो गैस क्या होगी, हमारी लिक्विड में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है, इसके अंदर इसके पार्टिकल क्या हुए, पास आना शुरू हो गए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या हुआ, बढ़ गया, और डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। तो प्रेशर का जो इफेक्ट पड़ा वो किसके ऊपर पड़ा, गैस के ऊपर, और टेम्परेचर का सॉलिड पे पड़ा और लिक्विड पे पड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से कुछ हमारी टर्म हैं